नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपके परिवार के साथ सुखी एवं स्वस्थ होंगे। अपराध और रोमांच की दुनिया में आप लोगों को स्वागत है। आज एक मर्डर की ऐसी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुलझने में 39 साल लग गया। तो आइए शुरू करते हैं वो कहानी। वो दिन था 19 दिसंबर 1979। उस दिन सीडर रैपिड्स लावा शहर की बात है। शहर क्रिसमस की छुट्टियों की हलचल के साथ जीवित था। हवा साफ था और ठंडी थी। उस दिसंबर की रात चंद्रमा मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। अंधेरा गिरते ही हवा उठने लगी। हॉलिडे शॉपर्स ने अपने पैकेज को बंद कर दिया क्योंकि वो अपने काम के बारे में चिंतित थे। खरीदारों में सेडर रैपिड्स की कैनेडी हाई स्कूल के 18 वर्षीय छात्रा मिशेल मार्कोट थे। मिशेल सुंदर और लोकप्रिय थी। उसने अपनी सुनहरी बालों और एकदम फरा फैसेट हेयर स्टाइल में स्टाइल की थी। वो दयालु, मिलनसार और हमेशा किसी की मदद करने को तैयार रहती थी। मिशेल एक उत्कृष्ट छात्रा थी और उन्होंने स्कूल में कई अतिरिक्त गतिविधियों में भी भाग लेती थी। उन्होंने अनेकों स्टेज शो में भी भाग ली थी और स्कूल थिएटर प्रस्तुतियों में प्रदर्शन की थी। मिशेल ने स्नातक होने के बाद आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटीरियर डिज़ाइन का अध्ययन करने की योजना बनाई थी। 19 दिसंबर की शाम को मिशेल और उनके दोस्त जेन हैंसन ने शहर शेराटन होटल में अपने गाने बजाने वालों के पार्टी में भाग लिए। दोस्तों ने मस्ती करते हुए और हंसते हुए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिए। मिशेल ने एक काले रंग की पोशाक, ऊंची हील की जूते और उसके खरगोश फर वाली कोट में पार्टी के लिए कपड़े पहने थे। जब पार्टी शाम 7:30 बजे के आसपास समाप्त हुआ तो मिशेल ने जेन, जो कि उनकी एक दोस्त था, को शहर के दक्षिण पश्चिम की ओर वेस्टर्न मॉल जाने के लिए कहा। मॉल 2 महीने पहले बनाया गया था और एक लोकप्रिय स्थानीय हैंगआउट बन गया था। मिशेल एक कोट चुनना चाहती थी जिसे उसकी मां ने उसके लिए मॉल में खरीद कर छोड़ गई थी। जेन ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वो एक स्कूल की रात थी, मतलब अगले दिन स्कूल है और उसे अपना होमवर्क पूरा करने के लिए घर जाना पड़ेगा। तो मिशेल अकेले ही मॉल को चल पड़ी। वो अपने माता पिता के 1972 ब्यूक कार चला रही थी। रेडियो के साथ गाते हुए वो जा रही थी। मिशेल रात 8 बजे के आसपास मॉल पहुंची और कोई दोस्तों से मिली। उनमें से एक एंडी सेडल था, एक युवक जिससे उसने हाई स्कूल में 2 साल तक डेट किया था। वो हाल ही में उसका साथ ब्रेकअप हुई थी, लेकिन वो दोस्त बने रहे।
उसने अपनी दोस्त ट्रेसी प्राइस को भी देखा, जिसने मिशेल के साथ गाना बजाने वाले में गया था। मिशेल ने ट्रेसी को बताया कि उसे लगता है कि उस रात उसका पीछा किया जा रहा है। मिशेल के पास $186 की नकदी था और ट्रेसी ने मिशेल को कहा कि वो पैसे को छिपा कर रखे ताकि किसी ने यह ना देखे कि वो कितना ले जा रही थी। मिशेल भी अपनी दोस्त कर्टिस थॉमस से भी मिली, जो उस रात मॉल में एक कपड़े की दुकान पर काम कर रहा था। उन्होंने 40-50 मिनट तक एक साथ बिताई और बाद में वो दोनों ऑरेंज जूस पी। मिशेल निराश थी। ये पता नहीं लगा सकी कि किस दुकान में उसका कोट था। उसने आखिरकार हार मान ली और कोट लेने का इरादा छोड़ दी। कर्टिस ने मिशेल को बताया कि उन्हें काम पर वापस जाना है। मॉल रात 10 बजे बंद हो रहा था और देर हो रही थी। फिर मिशेल अपनी फर की कोट पहनी और बाहर जाने लगी, मुस्कुराती हुई। कर्टिस मिशेल से बात करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। एक अन्य सहपाठी जो मॉल के बाहर सिगरेट पी रहा था, उसने मिशेल को मॉल से बाहर निकलते देखा। मिशेल अपनी पैकेज जा रही थी, जिससे वो पार्किंग में अपनी कार के लिए जा रही थी। उसने अपनी पैकेज पीछे की सीट पर रख दिया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। उसने कार शुरू की और विंडो सील को डिफ्रॉस्ट होने का इंतज़ार किया। वह क्षण था जब एक अज्ञात हमलावर ने चालक का दरवाज़ा खोला, मतलब ड्राइवर का दरवाज़ा खोला और एक धारदार हथियार के साथ मिशेल को स्टैबिंग करते हुए वाहन में प्रवेश किया। मिशेल ने अपने हमलावर के साथ काफ़ी संघर्ष की। हालांकि अपराधी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, लेकिन हमलावर का खून निकलकर कार में गिरी थी। जब मिशेल उस शाम घर नहीं लौटी तो उसकी मां ने अपनी बेटी के दोस्तों को फ़ोन करना शुरू कर दिया और मिनटों दर मिनटों अधिक हताश होने लगी। आखिरकार रात को 2 बजे तक मिशेल के माता पिता ने पुलिस को बुलाया। रैपिडस का पुलिस अधिकारी जेम्स किनकेड, जो जांच के लिए वेस्टलैंड मॉल भेजा गया था। अधिकारी किनकेड ने जेसीपेनी के पास मिशेल की कार को लोकेट किया। उन्होंने वाहन खोलने की अनुमति प्राप्त की। अधिकारी किनकेड ने कार खोली। उनको प्रतीत हुआ कि यह एक वृद्ध महिला थी और नशे में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर उसने खून देखा। उसने बैकअप के लिए ज़्यादा पुलिस बुलाया। अधिकारी हार्वे डेनलिंगर दृश्य पर आने वाले पहले जासूसों में एक थे। उसने देखा कि मिशेल आगे की सीट पर फर्श पर फिसल गई थी। उसकी पीठ यात्री की तरफ दरवाजे पर झुक रही थी। उसने पैर गियर शिफ्टर के पास डैशबोर्ड के नीचे टिक गई थी। उसका पर्स उसके शरीर के नीचे था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह एक डकैती नहीं थी, क्योंकि मिशेल का $186 अभी भी मिशेल के पर्स में था। मिशेल का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। खून की छींटे कार के इंटीरियर में हर तरफ थे। मिशेल के कोट से फर उखड़कर हर जगह गिरे थे। गियर शिफ्ट सिलेक्टर के चारों ओर कार के इंटीरियर में बाहरी दरवाजे पर जिगजैग ग्लोव्स की पैटर्न थे।
जांचकर्ताओं ने कहा कि हत्यारा ने रसाई की दस्ताने पहना हुआ था। मिशेल को 29 बार चाकू से मारा गया था। उसने कड़ी लड़ाई लड़ी थी क्योंकि उसके हाथों पर गहरा घाव थे। उसकी छाती के बाईं ओर एक घातक घाव था जहां मर्डर वेपन उसके दिल में घुस गया था। मिशेल के परिवार को यह दुखद खबर देने का एक भयानक काम भी पुलिस को करने का था। उसके परिवार ने सोचा कि मिशेल के पूर्व प्रेमी एंडी सेडल हत्यारे थे और पुलिस को उनके संदेश बताए। एंडी खुश नहीं था जब मिशेल उसके साथ रिश्ता तोड़ी और उसे ब्रेकअप के बाद पॉजिटिव होने के लिए भी बोला गया था। पुलिस ने एंडी का इंटरव्यू लिया, लेकिन उसके पास एक प्रूफ थी। वो अपनी मां के साथ घर गया था जब मिशेल को मार दिया गया था। हालांकि पुलिस ने इसे एक पुख्ता सबूत नहीं मानी क्योंकि वो जानते हैं कि कोई माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगी। मिशेल को डेट करने वाले एक अन्य युवक का इंटरव्यू भी लिया गया, माइक ब्योरिक, लेकिन उनके पास भी एक सबूत थी। वो शहर से बाहर थे जहां उन्होंने कॉलेज में किसी फंक्शन में भाग लिया था। पुलिस और मीडिया मामले को सुलझने के लिए दृढ़ थे। खबर पर प्रसारित कहानी और पुलिस ने इसे प्राथमिकता दी, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए सभी सुराग बेनतीजा होते गए। मीडिया ने हर साल 19 दिसंबर के आसपास कहानी को प्रसारित किया करते थे, लेकिन सभी ध्यान देने का बावजूद मामला हल नहीं हुआ। आखिरकार 1986 में मामला ठंडा हो गया। फिर 2005 में मिशेल के मामले को पुनर्जीवित किया गया जब डिटेक्टिव डग लारिसन ने प्रमुख इन्वेस्टिगेटर के रूप में पदभार संभाला। डिटेक्टिव लारिसन मिशेल का सहपाठी था और मामला उसके लिए पर्सनल लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपनी सभी सहपाठियों के लिए इसे हल करना चाहिए। डिटेक्टिव लारिसन को पता था कि 2005 में नई तकनीक का मतलब था कि डीएनए एक फॉरेंसिक उपकरण के रूप में उभर रहा था। उन्होंने मिशेल के मामले पर जाना और सीखा कि गियर शिफ्ट सिलेक्टर और मिशेल की पोशाकों से ब्लड स्क्रैपिंग ली गई थी। नमूनों के परीक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन किसी ने भी उस पर फॉलोअप नहीं किया। उन्होंने लैब रिपोर्ट को ट्रैक किया और पाया कि मिशेल की पोशाकों पर पाया गया डीएनए और गियर शिफ्ट सिलेक्टर के पास पाए गए खून के डीएनए एक पुरुष के थे। फिर डीएनए डेटाबेस आशा प्रदान करता है। डिटेक्टिव लारिसन ने अपराधियों के एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस को रक्त के नमूने भेज दिया, लेकिन कोई मैच नहीं थी। जांचकर्ताओं ने अपनी जांच के दौरान 100 से अधिक लोगों से डीएनए एकत्र किया। एंडी सेडल, जो मिशेल की पुरानी प्रेमी था, स्वेच्छा से अपना डीएनए जमा किया क्योंकि उस समय उन्हें मुख्य संदिग्ध माना जाता था। पुलिस को बताया गया कि एंडी का डीएनए मैच नहीं था। 10 साल बाद डिटेक्टिव लारिसन को अपनी रिटायरमेंट के कारण मामले को हटाने के लिए कहा गया। 2015 में मैट डेनलिंगर ने प्रमुख जासूस के रूप में पदभार संभाला। मैट 1979 में मामले पर मूल प्रमुख जासूस हार्वे डेनलिंगर का बेटा था। मैट डेनलिंगर परबन नाना लैम्प्स कंपनी डीएनए का उपयोग करके एक संदिग्ध के चेहरे की तस्वीर बनाने की
उनकी क्षमता के बारे में जानते थे। तो डेनलिंगर ये तरीका अपनाया। कंपनी ने रैपिडस पुलिस विभाग के लिए चित्र बनाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें मिशेल के हत्यारे की तरह दिखने वाले 3 तस्वीरों का खुलासा किया गया। तस्वीरों में नीली आँखों वाले एक गोरे आदमी को दिखाया गया। डीएनए प्रौद्योगिकी में एक और प्रगति ये थी कि आनुवंशिक वंशावली थी, जो प्रक्रिया फैमिली ट्री को चार्ट बना सकती है और लोगों को परिवार के अन्य सदस्यों को खोजने के लिए अपने डीएनए को टेस्ट करने के लिए उत्साहित करती थी। जासूस डेनलिंगर ने हत्यारे के रिश्तेदारों को पता लगाने की कोशिश करने के लिए मिशेल के अपराध स्थल पर पाए गए डीएनए का उपयोग किया। दूर के वंश की खोज में ब्रेडी जेनिंग्स नाम की एक महिला का पता चला। अपनी जानकारी का उपयोग करते हुए डेनलिंगर ने मिशेल की अपराध स्थल से ओयोवा में रहने वाली 3 भाइयों डन वन, केन बर्न्स और जेरी बर्न्स के डीएनए पर अपनी इन्वेस्टिगेशन केंद्रित किया। गुप्तचर ने 3 भाइयों का अनुसरण किया और गुप्त रूप से अपने डीएनए को पुनः प्राप्त किया। भाइयों के डीएनए में से 2 को स्ट्रॉ से एकत्र किया गया था जो उन्होंने रेस्तरां में इस्तेमाल किए थे। तीसरे भाई की डीएनए एक परित्यक्त टूथब्रश से प्राप्त किया गया था। 2 भाइयों को संदिग्ध के रूप में से हटा दिया गया, लेकिन तीसरा भाई जेरी बर्न्स मिशेल की पोशाक और उसकी कार के गियर शिफ्टर पर पाए गए नमूनों के साथ एक सटीक डीएनए मैच था। जेरी बर्न्स एक सम्मानित व्यवसायी थे जिसकी शादी होकर 3 बच्चे भी हुए थे और पुलिस मिशेल से उनके संबंध का पता नहीं लगा सकती थी। 19 दिसंबर 2018 को मिशेल की हत्या का 39 साल बाद पुलिस ने जेरी बर्न्स को इंटरोगेट की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मिशेल की हत्या के समय बर्न्स 25 साल की हो गए होंगे। जांचकर्ताओं ने बर्न्स की वर्क कंप्यूटर पर हिंसक पोर्नोग्राफी सर्च हिस्ट्री पाया और व्यवहारिक रूप से कंप्यूटर पर हर खोज गला घटना वाक्यांश के साथ शुरू हुई। बेहद हिंसक वीडियो के सैकड़ों उदाहरण भी थे जिन्हें बर्न्स ने अपने कंप्यूटर पर देखा था। कोर्ट के रिकॉर्ड से संकेत दिया कि बर्न की इंटरनेट सर्च में एक ब्लॉन्ड मोलेस्टेड आफ्टर स्टेप्ड और एक अन्य ताज़ा मृत व्यक्तियों के साथ सेक्स था। ट्रायल फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था। बचाव पक्ष ने कहा कि डीएनए एक फुल प्रूफ नहीं है, जबकि जेरी बर्न्स की परिवार ने कहा कि यह असंभव था कि उनके पति और पिता इस तरह की हिंसक हत्या कर सकते। जेरी बर्न्स ने दावा किया कि वो निर्दोष था। मुकदमे में स्टेट के अभियोजन पक्ष के अंतिम गवाह माइकल एलियंस, जो जेल में था और दोस्त थे, माइकल ने गवाही दी कि जेरी ने उसे बताया कि अगर माइकल 3 पत्ती की खेल में जेरी को हराता है तो वो उसे मल ले जा रहा था, मतलब उसे मल की याद दिला रहा था। जूरियों ने केवल 3 घंटे की विचार विमर्श के साथ एक दोषी फैसले के साथ वापस आए। जेरी बर्न्स को पैरोल के बिना जेल में जीवन की सज़ा सुनाई गई थी। वो अपनी बेगुनाही की बनाए रखना जारी रखता था। तो यह था दोस्तों मिशेल की हत्या की कहानी, जिसे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में 39 साल लग गया था। जो भी हो, 39 साल के बाद
मिशेल की हत्यारा का पता चला और उन्हें सज़ा हो सकी। ये कहानी सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि मैं आप लोगों को ऐसे नए कहानी सुना सकूं। थैंक यू।